वेलकम टू एटी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का एटी स्मार्ट क्लासेस स्वागत है। और आज हम लोग एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वो है ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आपका आया है अभी, और अब इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि फॉर्म जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो फॉर्म आखिर कैसे अप्लाई करेंगे, किस साइट पर जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार की चीज़ों को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने सेशन पे बिना किसी डिले के। और सबको सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, जो भी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी, ताकि आगे एकदम मोटिवेट रहे, फुल एनर्जेटिक रहे, बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के। तो ये देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, क्या करना है। तो बच्चों, अब जब इसको फिल इन द सेंस अप्लाई करना, आपको इस बार के पिछले बार से हो गया, ओटीआर के माध्यम से करना होगा। आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा, आप वो बनाएंगे, आप उस पर मेल है, आपका मोबाइल नंबर है, इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। इसके साथ आप यूपीएससी की होम पेज पर जाएंगे, वेबसाइट पर, जैसे ये लिखा हुआ आपका www.upsc.gov.in। और ये नोटिफिकेशन कब आया बच्चों? ये आया 14 फरवरी 2024 को। अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है? 5 मार्च। क्या है? 5 मार्च। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वैसे तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 208 पेज का है, इतना ज़्यादा एक एक लाइन नहीं पढ़नी है हमें। सारा सिलेबस दिया हुआ, जो अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वैकल्पिक विषय हैं, उनके बारे में डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। तो अब हम अपने रिलेवेंट चीज़ों को देखेंगे और उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इससे पहला महत्वपूर्ण में क्या, परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें, मतलब कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बताया गया है कि आप में से कौन लोग एलिजिबल है इस परीक्षा की। योग्यता बेटा इस पे क्या, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर का हो, बिजनेस का हो, मैथ्स है, आर्ट है, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, टेक्निकल ग्रेजुएट हो, सब चलेगा। ठीक है। अब आवेदन कैसे करना, आपको यूपीएससी के, देखिए इस पर जाना है, आपको होम पेज पर upsc.online.nic.in की वेबसाइट का प्रयोग करें। यहाँ जाने के बाद आपको इसमें क्या, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध क्या आएगा, ओटीआर। ये मेन बेटा ओटीआर। अब इसके लिए हम पेन करते हैं सेलेक्ट। आवेदन के लिए आपका ये ओटीआर। ठीक है, ओटीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओटीआर में क्या होगा, आपने कौन कौन से फॉर्म अप्लाई किए ये आपको पता चलेगा। किस फॉर्म का जो आपने एग्जाम दिया रिजल्ट, उसको हम जानेंगे। कितने नए नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल यहाँ रहेगी। हम एक बार वेबसाइट पर विजिट करके आपको दिखा देंगे इस चीज को। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि आखिर करना क्या है। तो अब ओटीआर के माध्यम से ये हो गया। अब इसके बाद विवरण में संशोधन, जैसे आपने कुछ गलत भर दिया ओटीआर करते समय, तो उस पर संशोधन करने के लिए आपको 7 दिनों का समय आपको पोर्टल दे रहा है। कितने दिन का? 7 दिनों का। ठीक है। अब इस संशोधन को आप, अगर गलती हो गई तो आप ठीक कर सकते हैं, नहीं गलती कोशिश कीजिए गलती हो ही ना, क्योंकि अब संशोधन करने की जो अंतिम तिथि की अगर बात करें तो वो तिथि है 12, कितनी बेटा? 12 मार्च। तो ये 12 मार्च जो डेट है, 12 मार्च जो डेट है, ये क्या अंतिम डेट है, अंतिम डेट। पेन किधर गया? ये दिस इज पेन। ठीक है, ये 12 मार्च आपका अंतिम डेट है और 7 दिनों के लिए आपको उसमें समय मिलेगा इसको ठीक करने का। अब आवेदन में संशोधन ओटीआर विवरण के अतिरिक्त, मतलब क्या है, आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के 7 दिनों के बाद इस परीक्षा के लिए आवेदन जो पत्रक है में से किसी भी भाग, ठीक है, में संशोधन करने की सुविधा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मतलब ये है कि अक्सर छात्रों से गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियां होने की वजह से होता ये है कि कभी हम कुछ फेल कर रहे हैं फिर बाद में दिक्कत है। उसके लिए अब ऑनलाइन प्रोसेस तो है ही, सभी एग्जाम्स के ऑनलाइन होते हैं। अब ऑनलाइन की वजह से आपको गलतियां सुधारने का एक मौका दे देता है आयोग। गलतियां सुधारने का मौका देता है कौन? आयोग। ओ, क्या हो गया? ओके, इसी प्रकार अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या है, ये तो सारी डिटेल इतना महत्वपूर्ण है, कब लास्ट होगा, कब इसका ओटीआर का है, कब संशोधन करेंगे। हम मेन उस पर आते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है? लास्ट डेट बेटा 5 मार्च है, 5 मार्च 2024 है लास्ट डेट, 5 मार्च
2024 है। अब इसके बाद और उस टाइम का विशेष ध्यान रखें, 5 तारीख के चक्कर में मत पड़े बेटा, समय का विशेष ध्यान, 5 तारीख को केवल शाम के 6 बजे तक, केवल शाम के 6 बजे तक अंतिम इसमें किया जा सकता है, इसके बाद फिर नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस बात का क्या रखें, विशेष ध्यान, ठीक है। अब वेबसाइट कौन सी, यूपीएससी सबको पता है, आप डालें गूगल डायरेक्ट मिल जाएगा बिना कहीं और कुछ किए हुए। गलत उत्तरों के लिए दंड। अब बेटा परीक्षा जो है इसमें 3 स्टेज हैं। पहला प्रीलिम्स, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो पेपर आपका, दूसरा पेपर जो होगा वो पेपर होगा सीसेट का। इसके बाद फिर मेंस में आते हैं, मेंस में कुल पेपर होते हैं, फिर उसके बाद जो मेंस आगे जाएंगे फिर हम इंटरव्यू पर आते हैं। तो अब करना क्या है आपको, गलत उत्तर के लिए जो दंड की बात की, निगेटिव मार्किंग इसे कहते हैं, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, इसका ध्यान रखें। ऑनलाइन पत्र में जो आवेदन है मतलब कि इसके उसके बारे में कुछ डिटेल्स दी। पहले सिंपल से आप डायरेक्ट लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप इसमें अपना ओटीआर बना ली, ओटीआर से लॉगिन करेंगे, फिर आप वहां से फिर फॉर्म को स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों फिल कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीदवार मार्गदर्शन इसका कि नहीं, मोबाइल नंबर सुनिश्चित प्रतिबंध, मतलब कुछ परीक्षा की देखिए डिटेल्स दी गई, क्या परिसर में कुछ ले नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात हो गई, वो सारी चीजें लिखी। जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वहां भी ये चीजें लिख के मिल जाएंगी। अब ये अच्छा दूसरा इसमें क्या दिखा हुआ, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में। फोटोग्राफ के लिए क्या दिया गया हुआ है कि आवेदन आरंभ होने से 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ज्यादा पुरानी इन द सेंस 10 दिन से भी पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी फोटो एकदम तत्काल की होनी चाहिए। कृपया सुनिश्चित कर लें कि फोटो उम्मीदवार का नाम व तारीख जिस पर तारीख हो फोटो खींची गई थी तथा स्पष्ट उल्लेख हो। क्या क्या, कृपया सुनिश्चित कर लें क्या, फोटो पर उम्मीदवार का नाम और वह तारीख जिस दिन फोटो खींची। ये बिल्कुल अभी रिसेंट में दिया गया, इसके पहले आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते थे, अभी ये ताजा दिया हुआ, इस हिसाब से आप इसमें डिटेल, जैसे हम किसी डिफेंस से फोटो अप्लाई करते लगाते हैं अपलोड करते हैं उसी प्रकार है। उम्मीदवार की फोटो का चेहरा 3/4 भाग में होना चाहिए, मतलब फोटो में ऐसा नहीं कि पूरे फोटो में केवल आप ही आप दिख रहे हो, उस फोटो में 3/4 मतलब उसके तिहाई हिस्से में आपकी फोटो आनी चाहिए, बाकी पूरा आपके बाकी चीजें उसमें होंगी। अब फोटो में कुछ और चीजें बताया गया कि चश्मे मूंछों आदि के मामले में कि निश्चित किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप अपलोड अभी कर दें बाद में किसी और हाल में पहुंचे वहां पर, उन सब चीजों को। इसके बाद अब इसमें ये मेन जो बात है यहाँ से स्टार्ट होती है आपके, अभी तक हमने क्या जाना, ओटीआर के माध्यम से होगा, किस डेट से शुरुआत होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, और क्या था इसमें कि कितने बजे तक का है संशोधन करने के बाद। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन चीजें, भारत के असाधारण राजपत्र उसका डेट दे रखा है वो, ठीक है। अब ये परीक्षा होगी कब, 26 मई 2024 को प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है, 26 मई 2024 को प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा 2024 के नियमों के सभी परिशिष्टों एवं अनुलग्नक और इस परीक्षा नोटिस को जो कि सिविल सेवा परीक्षा के नियमों 2024 के आधार पर तैयार है। अब इस पर आपको ये सब चीजें दी गई, इसमें कितनी सर्विसेज हैं देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसी को बेटा हम आईएएस कहते हैं, क्या कहते हैं, आईएएस। भारतीय विदेश सेवा ये आईएफएस होता है, भारतीय पुलिस सेवा ये आईपीएस होता है। ये 3 बहुत टॉप सर्विस हैं, सबकी बड़ी चहेती हैं, ठीक, बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग रैंक्स, मतलब कि आप टॉप 100 में आएंगे तब इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। टॉप 100 डिपेंड्स अपॉन वैकेंसी, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो वो अपने आप को टॉप 60, 70, 80 ही माने तब उसको मिलेगा बेटा आईएएस। अगर वो टॉप 100 तो पॉसिबिलिटी नहीं कि वहाँ उसको मिल भी सकता है, क्योंकि वैकेंसी पर डिपेंड है, वैकेंसी कितनी, अगर वैकेंसी ही 80 है आईएएस की, आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में 100 है तो पॉसिबल नहीं कि आपको आईएएस मिलेगा। फिर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप ए, कुछ ग्रुप ए की अलग अलग सर्विसेज हैं, ठीक है। इसके अच्छा एक साथ इनमें देखिए कितना 21 तरह की अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं एक ही सिंगल परीक्षा से। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी रैंक बहुत टॉप है आप आईएएस मिलेगा, रैंक थोड़ा डाउन है उस रैंक के अकॉर्डिंग जैसे आपने प्रेफरेंस फील किया हो डीएफ फॉर्म में उस हिसाब से आपको सर्विस का चुनाव करेंगे, वो आपको सर्विस अलॉट होगी। फिर जब डीएफ फॉर्म भरेंगे वहाँ पे
कैडर वगैरह की बात होती है, आपने किस कैडर को अप्लाई किया। परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्तियां देखिए कितनी, 1556। पिछली बार बहुत कम थी, इस बार सबके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। 1056, सॉरी 556 बोल गया, 1056 है, जिनमें से 40 जो है रिक्तियां क्या बेंचमार्क दिव्यांगों को ये पहले से अलॉट रिजर्व वैकेंसियां हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुछ और आगे, तो आपको मेन इससे मतलब है किससे, 1056 से। और पिछली बार बहुत कम थी, इस बात का ध्यान रखें, इस बार बहुत अच्छी चांस सबके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये कुछ आगे बात की गई रिजर्वेशंस को लेकर, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनका कैटेगरी दे रखा हुआ है, अन्य पिछड़ा जाति हैं, आर्थिक अनुसूचित जाति हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा, जैसा कि जनरल कैटेगरी है, इनको कुछ, इनको क्या दिया गया बेटा, एग्जाम्स की लिमिटेशन दी गई, ये लोग कितने बार एग्जाम देंगे नहीं देंगे। अब ये कैटेगरी है, क्या चीज दिया हुआ, बेंचमार्क किसको बताया गया, दिव्यांग, फिजिकल डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया कि किस प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी किस सेवा में ली जा सकती है, बस। तो ये अपने हिसाब से आप इसको नोटिफिकेशन इसके आप साइट पर जाके देख सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं, हमारा संस्थान का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ व्हाट्सएप चैनल से जाकर देख सकते हैं, आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करते हैं, अब ये सारा वही है आपका क्या, डिसेबिलिटी का है, फिजिकल डिसेबिलिटी का। हाँ, परीक्षा केंद्र की बात कर लें बेटा, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ आयोजित होगी, ठीक है। प्रीलिम्स की बात हो रही है बेटा, प्रीलिम्स की सिविल से प्रीलिम्स परीक्षा केंद्र क्या क्या है, देखिए ये सारे केंद्र, आप जिस राज्य में जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं उस अपना नजदीकी राज्य का परीक्षा सेंटर आप चुन सकते हैं, आप जहाँ से भी हो। इस कुछ अलग अलग नाम हैं जगहों के, ठीक है, प्रीलिम्स। इसके बाद फिर बात करते हैं बेटा मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम इतनी जगह पर है, ठीक है, इनमें से ये सारे सेंटर केवल मेंस एग्जाम के लिए है। यहाँ पर मतलब एज वेल एज प्रीलिम्स के कुछ नाम कॉमन होंगे, बाकी मेंस आपके यहाँ होना है। फॉर्म बहुत अच्छे से भरें, आपको जिसको जहाँ मेंस देना है वो अपना वहाँ से भर लो। कोई चाहता है कि नहीं हम प्रीलिम्स यहाँ दें फिर मेंस हम दिल्ली में ही जाके दें या कहीं और जाके दें, चंडीगढ़ जाना चाहता है, बेंगलुरु जाना चाहता है, वो आपकी चॉइस होगी बेटा। फिर आयोग यदि चाहे तो परीक्षा के उपयुक्त में यथाउल्लिखित केंद्रों तथा उसके प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। ये तो सही बात है, आयोग अपने आधार पर क्या करेगा, परीक्षा सेंटर व तारीख कुछ भी बदल सकता है, ये उनके राइट होगा। और आपको परीक्षा केंद्र चुनने के लिए देखिए समय दिया, जो पहले आवेदन करेगा उसे मिलेगा। आपने आवेदन ही लेट किया है, यही पहले आवेदन, वही बात है ना कि पहले आओ पहले पाओ वाली बात, ठीक है। अब जिसने आवेदन पहले किया उनको मिल जाएगा, लेट किया तो सेंटर फुल हो, तो वहां जब आप फिल कर रहे होंगे फॉर्म को अप्लाई करें तो वहां पर रेड कलर से वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वो सेंटर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ही नहीं होगा। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं, परीक्षा की योजना, क्या क्या परीक्षा। अब देखिए परीक्षा की योजना की, जैसे कि अभी बात कर चुके हैं, प्रीलिम्स और मेंस दो प्रकार से परीक्षाएं होती है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, सिंगल डे एग्जाम है। मेंस आपका एग्जाम जो चलता है 5 दिन का एग्जाम चलता है, ठीक है। और जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, प्रीलिम्स में दूसरा पेपर क्वालिफाइंग सीसेट का, जो मेरिट बनती केवल जीएस फर्स्ट पेपर से, जीएस फर्स्ट पेपर से, जो क्वालिफाई करेंगे उनको उठाकर उनको पास करके मेंस एग्जाम के लिए जो है चुना जाएगा। और जो मेंस क्वालिफाई करें बेटा फिर वो कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे। अब आगे चलते हैं, फिर से समय को ना ही बर्बाद करते हुए, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा और भारतीय सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो। मतलब अगर आप इंडियन हैं तो इन सेवाओं को चुन सकते हैं, अगर नहीं है तो वो आप नहीं चुन सकते, दैट्स इट। इसके बाद अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवार को या तो मतलब नागरिक हो या ना हो, ठीक, इस प्रकार से कुछ सेवाओं के लिए दिया हुआ है। भूटान की प्रजा, नेपाल की प्रजा, उनको कुछ दिया हुआ है, रिलायबल है उनके लिए। आयु सीमा की बात कर लें बेटा, उम्मीदवार की आयु जो है 1 अगस्त 2024 को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, किंतु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात उनका जन्म 2 अगस्त 1992 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग ऐसे हैं तो फिर इनका बेटा क्या होगा, ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब ये एज में कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों को छूट दी जाएगी, कुछ रिजर्वेशन की बात की गई है। तो अन्य उम्मीदवार
किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो हैं उनको 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की दी जाएगी। और फिर बात करते हैं हम ओबीसी की, अन्य पिछड़ी जातियों का, इनको बेटा 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी मतलब अशांतिग्रस्त जो क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग होने के फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए रक्षा कर्मियों के लिए अधिकतम 3 वर्ष। कहने का मतलब जैसे आप कहीं पर सेवा दे रहे हो किसी सेना में, और उस समय सेवा देते हुए अगर आपके अंदर ऐसी कोई दिव्यांगता आ जाती है तो ऐसे लोगों को 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। ये है। तो ये आयु सीमा में छूट से संबंधित कुछ चीजें थी। अब आगे चलते हैं फिर अब कि हमें अब पढ़ना क्या है बेटा। इसमें सिलेबस की बात कर लेते थोड़ी सी। मेन पॉइंट तो यही था, कौन अप्लाई करे कौन नहीं करेगा और किस डेट को करे किस डेट से नहीं कर सकता है। तो उस पर समय का ध्यान रखें। मतलब 5 मार्च में 6 बजे के बाद आप नहीं कर सकते हैं। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं इधर से। अब अप्लाई करने के बाद होगा क्या, आपका परीक्षा का नाम और वर्ष, रजिस्ट्रेशन आईडी, अनुक्रमांक नंबर यदि प्राप्त हुआ है, उम्मीदवार का नाम पूरा मोटे अक्षरों में, आवेदन पत्र में दिए गए डाक का पूरा पता एवं सक्रिय ईमेल आईडी। ठीक है, इतनी चीजें आपको करनी। ओटीआर के बाद आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय को मिला के आप 3 वर्ष की, कम से कम 3 वर्ष वाली विश्वविद्यालय वाली डिग्री हो। कुछ जैसे बैचलर डिग्री बीटेक हो गया 4 वर्ष का होता है। अगर आप एमबीबीएस से बीटेक सॉरी एमबीबीएस से ग्रेजुएट है तो आपको 4.5 वर्ष तक 5.5 तक चला जाएगा। ठीक है, उनके लिए ज्यादा है। बाकी नॉर्मल 3 वर्ष कम से कम आपका कोर्स होना चाहिए। आप किसी भी, अभी शुरुआत करते बताया बेटा कि जैसे कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसको आगे कि क्या है ना होगा इच्छा। ठीक है, आगे बढ़ो। अवसरों की संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको कितने अवसर मिलेंगे परीक्षा में बैठने के लिए। सिविल सेवा परीक्षा में जो लोग बेटा सामान्य कैटेगरी से हैं, जनरल वाले हैं, उनको 6 अवसर मिलते हैं। वो केवल लगातार या छोड़कर अपने एज के बीच में 6 बार परीक्षा दे सकते हैं। 6 बार उनको देने का अनुबंध। अब अनुसूचित जाति जनजाति इन लोगों के लिए बेटा क्या, ये लोग अनलिमिटेड जब तक आयु सीमा चलेगी तब तक वो लगातार परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी वाले जो लोग हैं वो 9 बार परीक्षा दे सकते। कितनी बार? 9 बार। ये देखिए ओबीसी जो है 9 बार। अन्य पिछड़ा जाति के वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को कोई सीमा नहीं, वो लगातार दें, हर बार दें जब तक वो एज उनकी पूरी ना हो जाए। और जो लोग पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप हैं उनके लिए बेटा भी 9 बार है। इसके बाद फिर अब आते हैं परीक्षा में, ये हो गया आपका। फिर अब ये कुछ मेडिकल शूज को दे रखा है। ठीक है, आप जनरल सी बात है सर्विस पे जा रहे हो तो फिट होना चाहिए। अगर आप आईपीएस चुनेंगे तो कुछ पुलिस के मापदंड को शारीरिक फिट आपके पास फिटनेस होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। उम्मीदवार को मात्र 100 रुपए की फीस लगेगी। मात्र 100 रुपए की फीस लगेगी। इसके साथ ही जो लोग अनुसूचित जनजाति एससी एसटीज हैं या महिलाएं हैं या फिजिकल डिसेबल हैं उनको छोड़कर, यानी कि इन लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। किसी भी वर्ग की महिला हो उनको शुल्क नहीं देना, परीक्षा शुल्क नहीं देना है। ठीक है, परीक्षा शुल्क आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद फिर अब आते, परीक्षा शुल्क आपकी हो गई। और जैसे कि 5 मार्च 2024 को शाम 6 बजे तक किया जा सकता है पेमेंट। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग सबसे कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। और जितनी बेटा काम की चीजें उन पर ही डिस्कशन करेंगे। वैसे तो ये बहुत लंबा पीडीएफ है। अब ओटीआर में संशोधन की बात अभी शुरुआत में बात कर चुके। 7 दिन का समय दे रखा था आपको इस पर। अब हम लोग चलेंगे सीधे किस पर, सिलेबस पर। आपको वहां पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस आवेदन अंतिम तिथि फिर से वही चीज आ गई। आपके पत्र व्यवहार हो गया।
अरे यार क्या ही हो रहा है। तो इसमें 200 के ऊपर पेज बेटा। आयोग के साथ पत्र व्यवहार हो गया। हम्म। अब इधर से आते हैं, ये अपेंडिक्स 1 यानी परिशिष्ट 1। इधर से फिर आपके अब सिलेबस परीक्षा की जो पूरी क्रियाविधि है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में 2 क्रमिक चरण है बेटा। सिविल सर्विस के जो प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवार के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको आप पास करेंगे। इसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे वो लोग किस पर आएंगे, मुख्य परीक्षा में यानी प्रधान परीक्षा मेंस में आएंगे। अब जो लोग मेंस के लिए परीक्षा देकर क्वालिफाई कर जाएंगे वो जाएंगे बेटा इंटरव्यू में। अब प्रारंभिक परीक्षा बेटा 400 नंबर की है, 200 नंबर के 2 पेपर हैं। 200 नंबर 2 पहले पेपर से जीएस फर्स्ट पेपर कहते हैं उसको, उससे आपकी मेरिट बनेगी। दूसरा पेपर सीसेट होता है, केवल क्वालिफाइंग है। कैसा पेपर है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें 80 प्रश्न आते हैं और पहले पेपर में 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ सेकंड पेपर के लिए आयोग सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए आरक्षक जो है कौन से उम्मीदवार की एक सूची तैयार करता है जिनका निर्धारण आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में 33% अंक तथा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कुल जो अर्हक जो है अंकों पर आधारित। मतलब आपने कितने नंबर स्कोर किए पेपर फर्स्ट में वो, साथ ही साथ यानी कि एज वेल एज आप ऐसी बात करें जो सेकंड पेपर है उस पर आपको 33% आपको नंबर लाने ही लाने हैं। जब आप उधर लाएंगे देन आपकी मेरिट बनेगी फर्स्ट पेपर से। फिर इसके बाद अब आता है, अच्छा ये पेपर होता कैसे बेटा, ये वैकल्पिक विषय मतलब सॉरी वैकल्पिक है यानी मल्टीपल चॉइस आपके एमसीक्यूज में पेपर आता है। ठीक है। 100 पहले पेपर में 100 प्रश्न होंगे, अगले में 80 होंगे। बस इसमें बचा ही क्या, ये चीजें हो गई आपकी। अब इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आप आएंगे बेटा मेंस परीक्षा के लिए। अब मेंस परीक्षा में इधर से शुरुआत होती है आपकी। तो मेंस परीक्षा का जो चरण है वो क्या है देखिए। अब मेंस परीक्षा यहाँ शुरू होती है, जिसको आप मेंस के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको प्रधान परीक्षा कहा जाता है। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे। कौन कौन से, पहला एक आपको एक भाषा चुनना होता है। कौन सी भाषा, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा आपको चुननी होगी। एक भाषा आपको चुननी होगी, वो पेपर 300 नंबर क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको बस उसको क्वालिफाई करना है। इसी प्रकार एक दूसरा पेपर होता है इंग्लिश, ये बिल्कुल आपको फिक्स है, देना ही देना, इंग्लिश वाला देना ही देना है। इसके बाद अब ये दोनों क्वालिफाइंग थे बेटा, ये भी 300 नंबर का पेपर था। अब यहाँ से आप अब पहला प्रश्न स्टार्ट होता है आपका निबंध ऐसे का, 250 नंबर का पेपर आएगा। 250 नंबर पेपर आएगा, इसमें आप ऐसे राइटिंग करेंगे। फिर जीएस को 4 भागों में बांटा गया। जीएस के 4 पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन 1 भारतीय विरासत यानी कि आपके इतिहास की बात हो रही है, और संस्कृति विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। अब इस सिलेबस को यहाँ पे बिल्कुल संक्षिप्त में देखें, इसको डिटेल्स में आगे दिया गया। और तैयारी के लिए आपको एक एक सब सिलेबस का आना चाहिए, किसमें समय क्या पढ़ना है। सिलेबस ही नहीं पता तो हम पढ़ेंगे क्या। पेपर 250 का। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या 3 मतलब जीएस का दूसरा पेपर, क्योंकि आपका ए से 1 नंबर होता तभी नंबर बढ़ गया है। आपको जीएस 2 में क्या क्या है बेटा, शासन व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगर आप नॉर्मल भाषा में समझे, साधारण बोलचाल में, आपको इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, गवर्नेंस पढ़नी है, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ना है, ठीक है, और सोशल जस्टिस पढ़ना है। इतना ये किसमें होगा, 250 नंबर का पेपर ये भी है। पेपर थर्ड प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक की बात की गई। आर्थिक विकास इकोनॉमी हो गई, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ठीक है। जैव विविधता इन्वायरमेंट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, इन्वायरमेंट पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन।
इंडियन सिक्योरिटी पढ़ते हैं इसमें बेटा। सुरक्षा कौन सी? इंडियन सिक्योरिटी पढ़ते हैं। एज वेल एज आप पूरे वर्ल्ड के हिसाब से भी भारत की सुरक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की कहीं कोई समस्या हो जाए तो आप उसको कैसे जो है उससे मतलब निजात पाएं। फिर आगे बेटा आता सामान्य ज्ञान पेपर 4, तो सॉरी सामान्य अध्ययन पेपर 4, ठीक है। इस पर क्या ये पेपर जो है आपका पेपर किसका? एथिक्स का है। किसका? एथिक्स का। सत्यनिष्ठा और एथिक्स की बात होती है इसमें, एथिक्स की। तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इसका पूरे पेपर का नाम है। बहुत अच्छा, बहुत स्कोरिंग पेपर है ये, 250 नंबर का। इस पर हम करीब 160-70 नंबर तक आराम से इस पर स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिर आगे वैकल्पिक विषय की। वैकल्पिक आपको एक मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना हो, जिसे वैकल्पिक विषय कहते हैं। इसके बेटा 2 पेपर होते हैं। कैसे होते हैं? 2 पेपर होते हैं, ठीक। पहला पेपर और दूसरा। ये 500 नंबर का एक वैकल्पिक विषय होता है। इस प्रकार से हमने लिखित परीक्षा में अब तक कुल 1750 अंक का पेपर लिखा। कितने का? 1750 अंक का। 300 नंबर के जो ऊपर तो लैंग्वेज के पेपर थे, भाषा के, इंग्लिश और हिंदी, या आपको कोई और लेना वो ले सकते हैं हिंदी की जगह पे, 22 भाषाओं में से। तो उनको छोड़कर बाकी 1750 के पेपर हो गया। फिर आपका आता है बेटा इंटरव्यू 275 नंबर, कुल मिला के आपको 2025 नंबर का पेपर आपका होगा टोटल, ठीक है। अगर आप 1150 के आसपास नंबर आपके आ रहे हैं तो एक कॉमन ट्रेंड है कि आप इतने में टॉप 100 में आएंगे। अब ये निबंध देखिए, इसमें करना क्या, जो पेपर है अब उनके बारे में एक एक करके आपको डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। अब जैसे आपकी भारतीय मानक भाषाओं में इनमें से क्या था, आपका 25% अंक तथा अंग्रेजी में 25% अंक प्राप्त करते हैं, तो आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। अब इनमें बात करते हैं उन 22 भाषाओं की। इनमें से यह देखिए सब भाषाएं लिखी है, आप इनमें से कोई भी एक भाषा का पेपर दे सकते हैं जो आपको भाषा आती हो, ठीक है। जनरली लोग हिंदी को चुनते हैं, बाकी किसी को उड़िया अच्छे से आती, नेपाली आती, संस्कृत आती, सिंधी आती, तमिल आती, आप उस भाषा का भी यूज कर सकते हैं। अब प्रधान परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए बेटा इतने सब्जेक्ट हैं, जैसे कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, ये नृवि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि, अर्थशास्त्र हो गया, विद्युत इंजीनियरिंग हो गया, भूगोल है, भूविज्ञान, इतिहास, इस प्रकार से सारे विषय आपको इधर दिए गए। ऐसे कितने टोटल बेटा 26 विषय हैं। इनमें से आप कोई भी एक विषय ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आप ज्यादा स्कोर कर सकें। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही एकदम कहते हैं बर्निंग सब्जेक्ट हैं, उनको लोग तुरंत उठा लेते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, हिंदी है, हाँ, और इस प्रकार से पॉलिटी है, इकोनॉमी है। ये सारे सब्जेक्ट कैसे हैं? बर्निंग हैं, बिल्कुल तुरंत लोग इनको सेलेक्ट करते हैं और इनमें से पढ़ाई करके अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल चुनते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें कि इन ऑप्शंस के जो पेपर हैं इनको हमने कैसे तैयार किया, इनमें कैसे पढ़ेंगे, सब कुल मिला के 2025 नंबर का पेपर था, ठीक है। अब जब आप आगे जाएंगे तो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बहुत डिस्क्राइब करके आगे लिखा हुआ है। अब ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं कि आपकी चीज़ें इसमें काम आनी चाहिए, मतलब ऐसे आप इसके मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में दे दिया कि ये चीज़ें आपको वहाँ पे अलाउ नहीं होगी, कि जैसे कैलकुलेटर मंगाने या बदलने की अनुमति नहीं होगी, या किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ नहीं करेंगे। साक्षात्कार के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। अब यहाँ से बेटा अब बात करते हैं प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस की, थोड़ा सा डीप में। कैसे क्या क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ये आप करंट की बात हो गई। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास पढ़ेंगे इसके लिए। विश्व इतिहास बेटा मेंस में पढ़ते हैं, हमें प्रीलिम्स में उसकी जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आपका कहीं ना कहीं आधुनिक भारत का पार्ट हो गया। और इसी प्रकार भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है, इस चीज को भी हम पढ़ेंगे। इसके भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनैतिक प्रणाली, पंचायती राज और लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि।
आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। सामान्य विज्ञान, इतनी चीजें बेटा आपको प्रीलिम्स में जीएस में पढ़नी है। इसके बाद ये टॉपिक है सेकंड पेपर के सीसेट के बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत अध्ययन। इसमें थोड़ा सा आपका मैथ्स का कुछ चीजें आ जाएंगी, रीजनिंग की आ जाएंगी, ठीक है। आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, इस प्रकार से ये पेपर जो सेकंड पेपर 33% पर आपको स्कोर करने होते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके लिए आप परेशान मत हो कि नहीं अब इसको हम कैसे करेंगे। अब दोनों पेपर बेटा कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यूज में आएंगे, 4 ऑप्शंस दे रखेंगे। इसके बाद हम बेटा जब हम क्वालिफाई कर लेंगे आप मैंने कि इसको प्रीलिम्स को, फिर हम चलते हैं मेंस एग्जाम की तरफ। मेंस एग्जाम में देखिए क्या क्या जीएस के पेपर सबको डिस्क्राइब करके आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, इसका एक एक शब्द आपके पास एकदम नोट डाउन होना चाहिए। जैसे सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। तो इसको पढ़ने के लिए क्या इसमें अब क्या आएगा उसको डीप में देखते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में और साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। इंडियन कल्चर की बात हो रही, भारतीय कला एवं संस्कृति की बात हो रही। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारत, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जा रही है। इतिहास जो है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय, माने मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीजें आ जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण एवं और देश के विभिन्न भागों में इनमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ठीक है। तो अब जैसे कि कौन हो गए, जैसे गांधी जी आपके हो गए राष्ट्रपिता, इनके बारे में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ऐसे कुछ हमारे महान व्यक्तित्व थे जिनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण एक और पुनर्गठन। अब फिर विश्व का इतिहास यहाँ पढ़ना होता है, प्रीलिम्स में बेटा इसको नहीं पढ़ना होता, वही बात हमने की थी। विश्व के इतिहास को पढ़ेंगे, 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः क्या सीमांकन हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, उपनिवेशवाद की समाप्ति हो गई, राजनीतिक दर्शन हो गया, शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि। देखिए ये जो शब्द है ना, एक एक शब्द बहुत वैल्यूएबल है, आपको इसका करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर कह दिया जाए तो इसी शब्द पर आप कम से कम 2-4-5 पन्ने लिख दें। जब आपके पास ये कमांड होगी इन शब्दों पर कुछ लिखने की, तो आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। गुड इसके, और डेली प्रयास करें कम से कम किसी भी एक पेपर का एक आंसर राइटिंग जरूर करें। पहले मॉडल आंसर को पढ़ें, मॉडल आंसर जो पहले लिखे जा चुके हैं किसी बुक से उठा सकते हैं, किसी टॉपर की आप पेपर आंसर की देख सकते हैं, वहां से जाके देख सकते। तो मॉडल आंसर देखेंगे तो हमें एक अंदाजा लगता है कि हमें किस प्रकार से आंसर को लिखना है। फिर अब बेटा इसके आगे आता है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं ये क्या संबंधित मुद्दे। अभी मामला क्या है कि देखिए खास देखिए महिलाओं के बारे में स्पष्ट दिया है, सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो जैसे गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपयोग, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के विश्व के भौतिक भूगोल के विषय के मुख्य क्या विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसे है, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको कैसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनका है। फिर दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, मतलब छोड़ना नहीं बेटा कुछ भी, ठीक है। विश्व
विश्व क्या भारत शहीद, ऐसा नहीं कि आपने विश्व पढ़ा तो सोचे भारत की थोड़ा ना पूछा है कि भारत में रहते हैं, भारत शहीद लिखा है इसीलिए कि विभिन्न भागों में प्राथमिक प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के क्या है उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान के अति महत्वपूर्ण क्या है भूगोल विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, यानी कि जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। इस प्रकार से आप इसको ऐसे देखेंगे। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा आपका ये पार्ट है आपका पर्यावरण का, उसको देख लें। फिर पेपर सेकंड आता है इसी प्रकार, किसका पेपर सेकंड में आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी होती है, उसके एक एक देखो शब्द को आप पढ़ें और बहुत डिटेल में लिखा, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व को समझाया गया, मतलब ठीक है। इस प्रकार से आपका इसको देख लें, आप इससे डाउनलोड कर लें पीडीएफ को और आराम से पढ़ें। इसका एक जिस पेपर को पढ़ें उसका सिलेबस उस नोटबुक में आपके होने चाहिए। अब पेपर थर्ड की बात करें, ये पेपर थर्ड इसका सबसे ज़्यादा भाग आता है आपका इंडियन इकोनॉमी का, इसके बाद साइंस एंड टेक का, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी। देखिए साइंस एंड टेक यानी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। ठीक, बायोडाइवर्सिटी भी इस पर आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि कहाँ के पेड़ पौधे कैसे, कहाँ के लोग कैसे, यहाँ पर क्या है क्या नहीं, क्यों, टेम्परेचर कैसे, ये सारे इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार अब निवेश मॉडल सब इकोनॉमी के बेटा पार्ट है ये। अब पेपर फोर्थ जो आता है, पेपर फोर्थ जीएस का, वैसे पेपर 5 का आ जाएगा एथिक्स है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये सब्जेक्ट लाने का मतलब ये था कि आखिर अधिकारियों में क्या होना चाहिए, अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर आके पावर मिल गया तो वो कुछ भी करें। ठीक है, उन चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर, सबसे बड़ी बात स्कोरिंग पेपर है। आप यहाँ 160 नंबर के आसपास गेन कर सकते हैं 250 में। फिर इसके बाद अब यहाँ से आपका जीएस के सारे पेपर खत्म। फिर वैकल्पिक विषय, तो वैकल्पिक विषय में आप जो विषय लेंगे उनको यहाँ डिटेल्स में बेटा दिया गया। आप एक एक करके इसमें जो 26 विषय थे उनमें सारे विषय को यहाँ पे बताया गया। ठीक, उन विषय को बताने में ये इस प्रकार स्लाइड पूरी लास्ट तक पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने यूपीएससी के इस नोटिफिकेशन को, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस किया। फिर अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे 208 पेज हैं टोटल, अभी हम 42 पेज के आसपास हैं। तो इस पर लास्ट तक कुछ नहीं है, बस ये दिया गया कि कौन कौन से पेपर, जैसे अब ये दूसरा एक वैकल्पिक विषय आ गया। फिर हम आगे चलेंगे। देखिए वैकल्पिक विषय 2 पेपर होते हैं इसके, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 जैसे अगर एज एग्जांपल आप ज्योग्राफी ले लें तो पहले पेपर वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेकंड पेपर इंडियन ज्योग्राफी। एंड अगर आप पॉलिटी ले लें तो पॉलिटी गवर्नेंस आप पहले में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पेपर में आप उसमें आईआर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको अपना आराम से आप लोग इत्मीनान से अपने विषय के अनुसार आप इसको देखें कि आपने कौन सा विषय लिया और उस विषय में आपको क्या पढ़ना है, उस विषय में क्या पढ़ना है। देखिए ये सारे आपको यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक बहुत डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप इसको नोट करें अपने विषय को देखते हुए। अब जैसे वनस्पति विज्ञान हो गया, इस प्रकार से बेटा 26 के 26 विषय पूरे इसमें डिटेल्स में दिए गए। तो आप सभी लोगों को हम फिर से कहते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत था है, और हमेशा बना आपका अपना चैनल, इसे लगातार देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको हर प्रकार से हर कंटेंट मिलेगा और अच्छा से अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। और अगर आपको किसी नई चीज़ की क्वेरी हो तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं। इसको शेयर करें, लगातार आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अभी बहुत जल्दी आपको इसी यूपीएससी सिलेबस पर हम आ जाएंगे और एक एक क्लास निरंतर हम आपको यूट्यूब पर देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे, मिलते हैं फिर कुछ नया आपके लिए लेकर। तो इस प्रकार से नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए।